तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में। ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले एक 11th एक 12th का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर आप देख लीजिए। अगर आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने में दिक्कतें आती है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक कंक्रीट आइडिया लगने वाला कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हैं। एनसीईआरटी के मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं बताऊंगा कि भाई कौन सा लाइन में कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इससे इसमें एनसीईआरटी में लिखे गए, राइट। तो ये वीडियो देखने के बाद जो है ना आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई एनसीईआरटी में ये वर्क एनर्जी एंड पावर से वाला जो चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। चाहे आप स्कूल के लिए पढ़ रहे हो या फिर नीट के लिए पढ़ रहे हैं, राइट, या फिर जेईई मेन के लिए पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में भी क्या क्या फैक्ट लिखे गए हैं वो भी आपको जानना चाहिए, राइट, क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है, राइट। तो आपको पूरा इसमें मैं निचोड़ देने वाला हूँ, राइट। अच्छा, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी है, न्यू वाली एनसीईआरटी, अभी जो रिसेंटली प्रिंट हुआ वो वाला एनसीईआरटी है, उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं है, राइट। ये मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। तो इसमें मैं आपको निचोड़ देने वाला हूँ, राइट, पूरा एकदम जो होता है ना रस, है ना, वो मैं देने वाला हूँ इसको। अगर आप इसको देखेंगे तो क्लियर आपको जो है ना आइडिया लगेगा कि भाई क्या चीज लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, राइट। वर्क एनर्जी एंड पावर अभी 11th का आएगा, फिर जाके एक 12th का आएगा, फिर 11th का आएगा, फिर 12th का। इस तरह से 11 12th की पूरी जो एनसीईआरटी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, राइट। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, राइट। लेकिन आजकल एक बात मैंने नोटिस किया कि यूट्यूब पे खासकर जो है मतलब सब्सक्राइबर गेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता जा रहा है, राइट, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा है ना, मतलब कंटेंट बहुत सारे आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे को ये काम करने में मजा आता है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, राइट। सब्सक्राइबर मिले या ना मिले वो तो फिर बात की बात है, राइट, वो तो है ना। अगर आप काम करते रहेंगे तो फिर जाके कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, राइट। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ, इसलिए बस वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो और अच्छे तरीके से वीडियो बना इसे मैं बनाता ही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एनसीईआरटी लाइन वाले सीरीज में दिक्कतें अभी इसलिए भी आई थी कि थोड़ा इसमें रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा था, राइट। अभी रिकॉर्डिंग का इशू ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया है, राइट। अब प्रोबेबली लगातार ये वीडियो आएगा और मैं कोशिश करूंगा ये जो एनसीईआरटी वाली जो सीरीज वो मैं खत्म कर दूं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, राइट। ये नया एक सीरीज, राइट, वर्क एनर्जी एंड पावर जो वाला जो चैप्टर आपका 11th क्लास 11 का, ठीक है। तो देखिए इसमें इंट्रोडक्शन की जहाँ तक मैं बात करूँ, इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नोटेशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी वर्क, फिर काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ऑफ ए स्प्रिंग, पावर, कॉलिजन्स, इतनी सारी चीजें इसमें है। इसमें बहुत सारी चीजों को हटा भी दिया गया है, राइट, ठीक है। तो इसमें जो जो चीजें है, जो जो चीजें इसमें अभी जो लिखा गया नया वाला एनसीईआरटी वो अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन की पहले बात कर लेते हैं। तो जो अपने पास इंट्यूटिव डिफिनेशन ऑफ वर्क है वो साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ वर्क से अलग है, राइट। साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ वर्क अलग होता है, और जो आपके इंट्यूटिव डिफिनेशन, जैसे कि अपन सोचते हैं कि अपन पढ़ रहे हैं, अपन बैठे हुए हैं कि कोई किसी एक जो फिक्स्ड वॉल है उसको आप धक्का दे रहे हैं तब पर भी आप वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स इस चीजों को वर्क नहीं मानता। फिजिक्स बोलता है कि भाई वर्क तभी माना जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स लगने की वजह से बॉडी में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ दैट फोर्सेज, तो उस केस में कोई वर्क नहीं माना जाएगा, राइट। एंड मेंटल वर्क को वर्क नहीं मानता है, राइट। मेंटल वर्क को कोई वर्क नहीं मानता फिजिक्स, ठीक है। वही बात है यहाँ पे लिखी गई है कि द टर्म वर्क the term work, energy and power are frequently used in everyday language, right? In physics, however, the work covers a definite and precise meaning, ठीक है। Someone who has the capacity to work for hours a day said to have a large stamina or energy, यानी किसी भी इंसान के पास बहुत ज़्यादा मतलब पूरे दिन तक अगर वर्क कर सकता है उसको अपना बोले उसके पास ज़्यादा स्टेमिना है। ज़्यादा स्टेमिना कहने का मतलब है कि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, राइट। ओके।
हाँ, फिर जाके यहाँ पे एक लाइन पढ़िए। देखिए लाइन मैं ऐसे ही ऑलरेडी मैं मार्क करके रखा हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, राइट, इसलिए ठीक है। अम, जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, मेरे को लगा कि ये वाला लाइन आपको आना चाहिए, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पूरे एनसीईआरटी में मैंने इसको क्या कर दिया, कलर ग्रेडिंग कर दिया हर जगह, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, वी एडमायर अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर हर स्टेमिना और एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इज दस आवर कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। एनर्जी क्या, एनर्जी को ऐसे डिफाइन किया गया है, एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। वर्क करने की जो कैपेसिटी होता है दैट इज अ एनर्जी, ठीक है। In physics too, the term energy is related to the work in this sense, but as said above, the term work itself is defined much more precisely, है ना। सारे चीजों को ऐसा वर्क नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे में आइए, यहाँ पे सच आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो नीचे में आइए आप। अब स्केलर प्रोडक्ट की बात करता है, ये वेक्टर वाला सेक्शन है। वेक्टर वाला सेक्शन में थोड़ा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। वर्क वाला अगर आपको फिर जाकर फॉर्मूला आगे डिराइव करना है तो राइट, क्योंकि ये क्या वर्क होता है कि स्केलर प्रोडक्ट ही है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आगे देखेंगे क्या है, राइट। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये दो वेक्टर ए एंड बी है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आगे देखिए। हम्म, चलिए ये क्या है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, है ना। ए डॉट बी को अपन क्या यहाँ पे लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, है ना, ए बी कॉस थीटा। ए वेयर ए है मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ वेक्टर लगाना चाहिए आई थिंक ऊपर में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा, राइट। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, राइट। तो देखो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा लिखा गया है, ठीक है। ओके जी। ज्योमेट्रिकली देखो इसको सेपरेट कर लिया। ज्योमेट्रिकली बी कॉस थीटा इन इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑनटू द वेक्टर ए। ये जो बी कॉस थीटा है ना, बी कॉस थीटा क्या प्रोजेक्शन है, बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन है ए वेक्टर पे, राइट। या फिर ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन होता है बी वेक्टर, इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं, राइट। कई बार ऐसा बोलता है कि एक वेक्टर ए है, उसका प्रोजेक्शन लो बी वेक्टर पे, तो उसका क्या करेंगे, एक कॉस वाला कंपोनेंट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वाले वेक्टर से, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा वो, राइट। ज्योमेट्रिकली यहाँ पे पढ़िए, ज्योमेट्रिकली बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, ऑन टू ए। फिगर 5.b में, 5.b में ये देखिए, बी का जो है ना, बी का जो प्रोजेक्शन लिया गया है, ये वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन लिया है ए पे, तो क्या बी का एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, राइट, ठीक है। सो ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द ए, राइट, ठीक है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट जो होते हैं उसको वो कम्यूटेटिव होते हैं ना। कम्यूटेटिव कहने, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या, जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी को आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो, बी डॉट ए भी लिख सकते हैं इसको, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब देखो ए डॉट बी प्लस सी है, तो आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी लिख सकते हैं इसको, राइट। अच्छा, ए डॉट लेमडा इंटू बी, लेमडा इंटू बी का ऐसा डॉट किया, तो लेमडा एक कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो लेमडा ए डॉट बी, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में बात किया है ना, आई जे के तीन वेक्टर्स है, तो बोलता है सिमिलर वेक्टर का अगर आप डॉट करवाते हो, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर डिसिमिलर के साथ डॉट करवाते हैं जैसे आई डॉट जे जे डॉट के, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे ये बातें भी ये बोला है कि अगर आप ए का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे लेते हैं, तो इसका एक कॉस वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा क्या कर दिया, इधर की ओर बी वाले वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर लिया, बी वाले वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर लिया ए कॉस थीटा, इसका प्रोजेक्शन हो गया इस वाले वेक्टर पे। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए दो वेक्टर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, दो वेक्टर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, राइट। जैसे कि ए वेक्टर लिखे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी वेक्टर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, राइट। अच्छा, इसका फिर जाकर डॉट करवाया था, क्या देखिए अपने को पता है कि जो सिमिलर के साथ डॉट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जैसे ए एक्स बी एक्स, राइट। अब ये वाले पूरे टर्म को अगर आप दूसरे से डॉट करवाओगे जैसे बी वाई जे कैप से,
तो ए एक्स बी वाई तो हो जाएगा, लेकिन आई डॉट जे उसकी वैल्यू क्या आ जाने वाली है, आई डॉट जे की वैल्यू जीरो हो जाने वाली है, जीरो हो जाने वाली, जैसे यहाँ देखो ना आई डॉट जे उसकी वैल्यू जीरो हो जाने वाली, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसी तरह से क्या लिखा है, ए एक्स ए आई, तो यहाँ पे क्या आया, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड आया, राइट। तो ए एक्स बी वाई वाला टर्म आपको नहीं दिखेगा, या फिर ए एक्स बी जेड वाला टर्म नहीं दिखेगा, क्योंकि ए एक्स बी जेड तो होगा, लेकिन आई डॉट के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिसके वजह से ये पूरा ए एक्स बी जेड पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ जाकर बचा सिमिलर वाला सिर्फ बच रहा है, ए एक्स बी एक्स वाला, ए एक्स बी एक्स वाला, ए वाई बी वाई वाला, राइट, ए जेड बी जेड वाला, है ना, यही यही सारी चीजें बच रही है, क्योंकि सिमिलर वाले का आप डॉट करवा रहे हैं, ये आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन, राइट। अच्छा, सिम मान चलिए दो वेक्टर है, दो सिम ये वेक्टर है, ए वेक्टर को ए वेक्टर से आपने डॉट करवाया, ए वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट करवाया, दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, राइट। तो ये देखो, अब ए को ए से डॉट करवाए तो ए एक्स आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा, ए जेड आ जाएंगे, राइट। ये इसलिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर आ गए, राइट। मतलब दो मतलब सिमिलर नेचर का जो वेक्टर है दो, उसको आप मल्टीप्लाई करो वही वेक्टर ही आता है, राइट, वही वेक्टर आता है उसका स्क्वायर में, राइट। ए डॉट ए, जैसे देखो ए वेक्टर, ये वाला पॉइंट आप पढ़िए, बोलता है कि ए वेक्टर और डॉट वेक्टर की वैल्यू जीरो होती है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच में अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, दो वेक्टर के बीच में अगर 90 थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एफ until unit at the displacement, also find the projection of f on d। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको अगर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सिंपल से यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपने को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे लिख सकते हैं बराबर, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, राइट। यही यहाँ पे किया गया है, राइट। ये वाला क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो पहले डॉट निकाला, राइट, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर किया, राइट, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, राइट, इसमें 16 वैल्यू आई, ठीक है। फिर जाके इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, एफ का अलग मैग्नीट्यूड और डी का अलग मैग्नीट्यूड, एफ का अलग मैग्नीट्यूड निकालना तो देखो, ये पता है ना आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे देखिए कोई वेक्टर ऐसा लिखा गया है, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, या फिर ऐसे लिखो ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, इसका आप जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं ये आ जाता है, ये जो आ जाता है अपना ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए ए जेड का स्क्वायर, राइट। उसी तरह से देखिए एफ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या, एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर एफ जेड का स्क्वायर, राइट, इसका रूट ले लो, उसका रूट ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली डी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, बस दोनों का डिवाइड कर दो, यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दो, 16, ए डॉट बी का वैल्यू इतना है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी इतना दिया गया, तो इससे आप कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.32, इतनी वैल्यू आ गई आपकी, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। अब देखिए नोटेशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, नोटेशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी इसको अपने को देखना है, राइट। अच्छा, एक अगर आपने चैप्टर थ्री जो है आपके एनसीईआरटी उसमें ऐसा पढ़ा होगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, राइट। ओके, इसमें अगर आप दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला चीजें बन जाएंगे, ये वाला टर्म आपके पास आ जाएगा, राइट, ये वाला टर्म आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एम ए को क्या बोल दिया, एम ए तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन फोर्स, और एफ इंटू ए एस क्या है, ए डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ एस आ गई वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे आपके जो वैल्यू आए क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम ए डी, राइट। डी मतलब क्या, डी को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रखा है, एस के जगह पे डी कर दिया, राइट, डी को डिस्प्लेसमेंट और ए को एक्सेलरेशन,
एफ इंटू डी। अब नीचे में पढ़िए, तो राइट साइड इज ए प्रोडक्ट of displacement and the component of force along the displacement. This quantity is called the work and denoted by W. ये जो राइट हैंड साइड में आपके पास ये जो टर्म आए है ना, ये जो दो टर्म आए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नथिंग बट दिस इज द वर्क। तो वर्क कैसे डिफाइन हो गया? वर्क इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। देखो फोर्स इधर की ओर लगा, फोर्स इधर की ओर लगा तो बॉडी डिस्प्लेस भी इधर की ओर ही करना चाहिए, तब जाके वर्क होगा, राइट? या फिर इसी के अलाउंग होना चाहिए, या तो इधर हो या तो इधर हो, राइट? अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कुछ एंगल पे होगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट का कुछ कंपोनेंट आएगा और वर्क होगा, राइट? ये आ गया अपने पास वर्क की वैल्यू, है ना, एफ इंटू डी। अच्छा, उसको क्या लिख दिया? उसको वर्क लिख दिया। ये तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, के एफ माइनस के आई इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना? के एफ एंड के आई एंड के एफ आर रिस्पेक्टिवली द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट पढ़िए, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स, राइट? किसी भी बॉडी का अगर नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो वो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, एक वर्क के बराबर होता है। किसी फोर्स ने जो वर्क किया होगा उसके वर्क के बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? ये यहाँ फिर जाकर क्वेश्चन लिखा गया, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। It is well known that raindrop fall under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. The latter, uh, the latter is known to be proportional to the speed and drop, right? 1 ग्राम का उसका वेट है, 1 किलोमीटर ऊपर से फॉल कर रही है, द ग्राउंड एट द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? ठीक है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियली उसकी तो जीरो होगी तो वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो कर दिया, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, राइट? अच्छा, कितने हाइट से गिर रहा है? ऊपर जी एच हाइट से गिर रहा है 1 किलोमीटर से, तो डब्ल्यू ग्रेविटी वाला वर्क कितना हो जाएगा? एम जी एच, राइट? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? वही यहाँ पे लगाया है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो डब्ल्यू जी वर्क डन बाय ग्रेविटी, डब्ल्यू आर रेसिस्टिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के तो पहले निकाल चुके हैं, ये 1.25 जूल, 1.25 जूल, ये 1.25 जूल माइनस 10 कर लिया, तो आप जो रेसिस्टिव फोर्स ने जो वर्क किया वो कितना आया? माइनस ऑफ 8.75। निगेटिव आने के पीछे ये है कि ये रेजिस्टेंस वाला मतलब है ना वर्क है, फ्रिक्शन वाला वर्क है, इसलिए निगेटिव मारा, राइट? अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला एक ऑब्जेक्ट है जिसपे थीटा एंगल पे एक फोर्स लग रहा है और फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, राइट? कांस्टेंट फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट जिसकी वजह से इधर की ओर आ रहा है, राइट? अच्छा, ये एफ की वजह से आप अगर देखेंगे तो एफ का एक कंपोनेंट इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट करवा रहा होगा, राइट? एफ का एक कंपोनेंट इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, ठीक है? एफ का इधर की ओर एक कंपोनेंट होगा अपने पास एफ साइन थीटा, और इधर की ओर एक कंपोनेंट आपकी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है कॉस एफ कॉस थीटा। अब देखिए ये जो ब्लॉक ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया बिकॉज ऑफ दिस एफ कॉस थीटा, नॉट बाय दिस एफ साइन थीटा। इसका मतलब ये कंपोनेंट, ये पूरा पूरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए, बस एक सर्टेन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है जो है एफ कॉस थीटा, राइट? एफ कॉस थीटा इंटू डी। अब क्या कर देंगे, अगर फिर जाके वर्क आपको कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर सिंपल सा अपना करेंगे, वर्क होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, राइट? वही चीज है, आपको ये बड़ा सुंदर तरीके से यहाँ लिखा गया है, ठीक है? देखो देखो यहाँ देखिए, द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टली हो रहा है, राइट? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे है एफ कॉस थीटा और डी से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया आपके पास? नेटवर्क आ गई, राइट? अच्छा, इसको वेक्टर के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी, है ना? ये तो सही है ना, ये एफ डॉट डी अपने को पता है ना कि दो वेक्टर ऐसा ऐसा दो वेक्टर है, जैसे कि मैं
ऐसा लिखूं आपके लिए यहाँ पे, चल जा। जैसे कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा, राइट। सिमिलरली अगर ए बी कॉस थीटा तो ए डॉट बी भी तो लिख सकते हो, वही बात यहाँ पे लिखा है। एफ डी कॉस थीटा है, एफ डी कॉस थीटा है तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिख लिया। क्योंकि अगर आपको कोई फोर्स वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना है और आंसर निकालना है, राइट। आगे के और क्वेश्चन होंगे कुछ इस तरीके के, राइट। इसलिए आपको ये वाला जो इस वाले फॉर्म में भी ध्यान में रखना और इस वाले फॉर्म में भी ध्यान में रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे, इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट देर इज नो वर्क। कोई अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है फोर्स लगने की वजह से, उस फोर्स लगने की वजह से, है ना, तो उसमें अपन क्या बोलेंगे उस टाइम की कोई वर्क नहीं होगा, नेटवर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इवन इफ द फोर्स इज लार्ज, कितनी भी बड़ी फोर्स हो, लेकिन उस फोर्स की वजह से, जैसे मैं वॉल को अगर मैं इसको पूरा धक्का मारूं और धक्का मारूं, धक्का मारने से वॉल अगर डिस्प्लेस नहीं हुआ, भले हमारा एनर्जी खत्म हुआ, लेकिन फिर उसको क्या बोलेंगे भाई, वर्क नहीं हुआ, राइट। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, है ना, वॉल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ उसमें, ठीक है। दस व्हेन यू पुश ए हार्ड अगेंस्ट ए रिजिड ब्लैक वॉल, वही भी लिखा, एग्जांपल भी लिखा है, द फोर्स अगेंस्ट वॉल डू नॉट वर्क, है ना, आप वर्क कुछ नहीं कर रहे हैं। Thus, the meaning of work in physics is different from its use in the everyday language, right? हर एक जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसे मैं बोला इनिशियली लेक्चर में, इंट्यूटिव लैंग्वेज डिफिनेशन ऑफ वर्क वो डिफरेंट होता है जो साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एज सीन इन द एग्जाम्पल अबव। The weightlifter holding 150 kg mass steadily on his shoulder for 30 seconds, there is no work, है ना। मतलब कोई एक शोल्डर है 30 kg के ऐसे मास रख रहा है वहां पे, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो वो कुछ वर्क नहीं कर रहा है, राइट, वो कुछ वर्क नहीं कर। जैसे मान लो पेन यहाँ पे रखा हुआ हाथ पे, पूरा स्टेबल है, यहाँ पे कोई अपन इस पे वर्क नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ ये फोर्स जो लगा, फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कोई वर्क नहीं हुआ, राइट। अच्छा, फिर जाके जो नेक्स्ट पॉइंट वो पढ़ेंगे, the force is zero. A block is moving on the smooth horizontal table is not acted upon by the horizontal force, but may undergo the large displacement. Force is zero. A block moving on a smooth horizontal table is not acted upon by the horizontal force, right? हाँ, तो ये वाला भी पॉइंट है, since there is no friction but may undergo large displacement, ठीक है। ये वाला भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखना ये वाला भी पॉइंट। फिर जाकर नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या बोल रहा है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएंगे, राइट, वर्क जीरो हो जाएंगे। जैसे कि कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस उस पर कोई जब ब्लॉक मूव कर रहा है तो उसमें पूछा कि mg के कारण वर्क कितना हो जाएगा, mg तो नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, राइट, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो गई, राइट। ये देखो डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है लेकिन mg नीचे की ओर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गई 0 डिग्री, इसलिए उसमें उस केस में कोई वर्क नहीं होगा, राइट। जैसे देखो, फिर जाके एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए हैं, वी एज्यूम दैट द मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन द परफेक्टली सर्कुलर देन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट क्या डज नो वर्क, ठीक है। जैसे देखो सर्कुलर पाथ में से मूव करता है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रहा है, राइट। मून और अर्थ के जो सेंटर है सेंटर टू सेंटर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में हो रहा है, राइट। अभी भी उसके बीच में कितना एंगल है, उसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है, तो इस केस में भी वर्क क्या हो जाने वाला, जीरो हो जाने वाला, राइट। जैसे कि मैं ऐसा में बोलो, ये आपका ये सर्कुलर ऑर्बिट है और यहाँ पे सन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर की ओर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हो रहा है, इधर की ओर हो रहा है। इस वाले पॉइंट पे देखें तो इधर की ओर मूव कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे देखें तो इधर की ओर मूव कर रहा है, राइट। हर एक पॉइंट पे देखेंगे तो आपको जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में 90 डिग्री एंगल है, उसके बीच में 90 डिग्री एंगल है ना। जैसे मून मूव करती है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उस केस में वर्क क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला, राइट। अच्छा, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा की वैल्यू जीरो करने का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव। अगर 90 डिग्री है तो जीरो। अगर थीटा थीटा की वैल्यू अगर जीरो और 90 के बीच में अगर है, मतलब एक्यूट एंगल है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, फोर्स इधर हो गया, इसके बीच में अगर एक्यूट एंगल है, थीटा लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री,
इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, इस केस में वर्क होगा पॉजिटिव, राइट। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, राइट, थीटा, तो उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाती है ना, cos ऑफ 180 डिग्री वैल्यू माइनस होता है, तो उसका वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन तो पीछे की ओर, बॉडी इधर की ओर जाती है, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगता है, उस केस में वर्क क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। वर्क डन बाय मतलब नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होता है नेगेटिव, ठीक है, ये बातें आप ध्यान में रखना। हाँ, तो वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन, जो वर्क की डायमेंशन होती है वही एनर्जी की डायमेंशन होती है। ये कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट के नाम पे किया गया है, जिसको अपना जूल बोलते हैं ना, तो वो तो इतिहास की बात है ना। अच्छा, इसकी और भी यूनिट होती है, अर्ज, अर्ज भी एक यूनिट होता है। 1 अर्ज इक्वल्स टू 10⁻⁷ जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट होता है, कैलोरी भी यूनिट होता है। कैलोरी मोस्टली हीट वाले, हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करने में यूज किया जाता है। किलोवाट आवर भी होता है, राइट, जैसे कि ये इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। अपने घर में जो बिजली आता है, राइट, ये तो क्या है, एक यूनिट है ये, राइट। 3.16 इंटू 10⁻⁶ मतलब 1 यूनिट, एक यूनिट का पैसा। इतना बिजली आप यूज करते हैं ना, आपसे इसी, यही तो पैसा लेता है इसका, जो हर एक मतलब स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, राइट, सिटी टू सिटी कितने महंगी बिजली है ना। ये 1 यूनिट बोलते हैं इसको, 1 यूनिट के बराबर आप पैसा देते हो, राइट। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना है ना। ये क्या बोला कि ये साइकिलिस्ट स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मिनट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, साइकिलिस्ट ड्यू टू द ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इतना न्यूटन डायरेक्टली अपोजिट टू द मोशन, है ना। इधर को साइकिल मूव कर रहा था, उसका अपोजिट डायरेक्शन इतना फोर्स लगा, राइट। कितना वर्क हुआ वो कैलकुलेट करना है। हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, ठीक है। अच्छा, देखिए, साइकिल वर्क डन बाय द रोड, तो ये कितना एफ डी कॉस थीटा 200 जूल लग गए, राइट, ठीक है। दिस इज नेगेटिव वर्क दैट ब्रिंग द साइकिल टू हॉल्ट इन अकॉर्डेंस विद द वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। अच्छा, फिर न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है रोड पे भी, लेकिन रोड का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा, हाउएवर देयर आर द रोड अंडरगोज नो डिस्प्लेसमेंट, दस वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज जीरो, राइट। देखो साइकिल पे फोर्स किधर की ओर लगा, आगे की ओर लगा, राइट, और रोड पे फोर्स पीछे की ओर लगा, लेकिन रोड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, रोड का डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो उसके इसमें वर्क क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, तो वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड इज जीरो, साइकिल ऑन द रोड इज जीरो, है ना। ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन करना। न्यूटन थर्ड लॉ, द वर्क डन ऑन ए बाय बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल एंड अपोजिट टू द वर्क डन ऑन बी बाय ए, राइट। जैसे साइकिल, साइकिल पे वर्क मतलब जो है यहाँ पर अगर देखेंगे, ये जो वर्क कैलकुलेट किया है आपने, वर्क डन बाय द रोड, रोड ने साइकिल पे कितना वर्क किया, है ना, वो तो है, लेकिन फिर साइकिल ने कितना वर्क किया, उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि साइकिल जो वर्क कर रहा है, साइकिल जो फोर्स लगा रहा है रोड पे, तो वो फोर्स लगने से कोई भी डिस्प्लेसमेंट रोड का नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी वर्क क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पहले भी अपन अभी देख चुके थे, राइट। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑन एन ऑब्जेक्ट मेजर ऑफ द वर्क, मेजर ऑफ द वर्क, मेजर ऑफ द वर्क ऑब्जेक्ट कैन डू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी आता है, उस एनर्जी को अपन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट। वही यहाँ पे कुल मिला के कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप करके देखना। बुलेट है 50 ग्राम इतना मीटर पर सेकंड से, सॉफ्ट लेवल इतना, बुलेट एनर्जी 10% इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी इमरजेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, इतने स्पीड से उसमें क्या कर रहा है, क्योंकि इतना एनर्जी है 100 जूल, हाफ एम बी स्क्वायर वी आ गई, राइट। इतना स्पीड हुआ, कितना रिड्यूस, कितना हुआ, रिड्यूस्ड बाय, तो माइनस कर लेना, परसेंटेज निकालना था, 100 से मल्टीप्लाई कर देने का, राइट। ये तो आसान क्वेश्चन है। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात करता है, राइट। वेरिएबल फोर्स कहने का मतलब क्या है कि मतलब जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते हो, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, हर एक पग पे चेंज हो रहा फोर्स, तो उस फोर्स को अपन बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क है ना, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, है ना। जैसे आपने लिखा था ना, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, राइट। ये एफ की वैल्यू कांस्टेंट थी, इसलिए अपन लिख पा रहे थे, राइट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो बस उसको अपने को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, राइट, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ आप किया, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, है ना, डी डब्ल्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डी एक्स, एफ डी एक्स,
क्योंकि ये वेरिएबल है तो आपको हर एक पद पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जहाँ से जहाँ तक आपको बोला है वहाँ से वहाँ तक आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो नेट आपके क्या आ जाएंगे, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन आ जाएंगे। ओके, आगे चलिए। ठीक है, एडिंग द सक्सेसिव रेक्टेंगुलर एरिया। यहाँ पे देखिए आप, एक फोर्स यहाँ पे बनाया जो कि वेरिएबल फोर्स है, एफ एक्स, राइट, और एक्स यहाँ पे। ये बोल रहा है कि इसको छोटे छोटे एरिया में, मतलब ये वाला जो वर्क होगा, छोटा वर्क है ना, ये वाला जो वर्क होगा, ये वाला वर्क, ये वाला सारे वर्क को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा। नेटवर्क आ जाएगा ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स। या फिर आपको, या फिर आप इस ये वाला अगर फॉर्मूला आप याद रखेंगे, है ना, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व गिव्स यू वर्क, राइट। एफ और एक्स का जो कर्व है उसके अंदर का जो एरिया है वो आपको क्या देता है, वर्क देता है, राइट। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है वो। ठीक है, वही यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वही यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सब छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट दिया, छोटे छोटे, क्योंकि छोटे स्ट्रिप में बांटने से ऐसा हुआ कि क्योंकि ये इतना रीजन इतना छोटा है कि इस छोटे से रीजन में ऐसा अपन ने एज्यूम किया कि इस रीजन में फोर्स चेंज नहीं हो रहा होगा, राइट। अगर फोर्स चेंज नहीं हो रहा होगा, जो अपने पास कन्वेंशनल डिफिनेशन है वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर कांस्टेंट फोर्स, क्या कर दिया, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, राइट। छोटे छोटे स्ट्रिप का वर्क निकाल के क्या कर दिया, समेशन कर दिया, एक्स इनिशियल से लेकर एक्स फाइनल तक, राइट। वही यहाँ पे लिखा, एडिंग सक्सेसिव रेक्टेंगुलर एरिया वी गेट द टोटल वर्क। ठीक है, अच्छा, यही डेल्टा एक्स की वैल्यू और काफी छोटी हो जाए तो उसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, राइट। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। ये वाला 5 स्टार फॉर्मूला है, 5 स्टार फॉर्मूला है, राइट। जैसे कि आपको ऐसा कुछ दे देगा कि भाई ये 3x है एफ की वैल्यू, तो इसकी वजह से x इक्वल्स टू 0 से लेके 2x इक्वल्स टू 5 में वर्क कैलकुलेट करो, तो इसी को क्या करना पड़ेगा, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, 3x डी एक्स, को आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से, 0 से लेके 5 तक आपको वर्क मिलेगा, राइट। देखो क्या किया हमने एफ एक्स के जगह 3x रख दिया और डी एक्स यहाँ पे है ही, इसको कहाँ से जहाँ तक बोला, 0 से 5 बोला तो वहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर दिया तो नेट वर्क आ गया, राइट। अगर आप एरिया उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो उसके अंदर के एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, वो भी आपके क्या हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, देखिए या क्या किया ना यहाँ पे, एफ एक्स इसके अंदर के एरिया, एरिया मान चलो कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरिया है, ट्रेंगुलर एरिया है, राइट। कुछ भी मतलब किसी भी तरह का एरिया, उसके अंदर का आप एरिया निकाल लीजिए, राइट। एरिया निकाल लीजिए तो वो आपको क्या हो जाएगा, वर्क के बराबर आ जाएंगे, राइट। वर्क के बराबर आ जाएंगे, वही यहाँ पे लिखा। अब देखिए यहाँ पे ये इसके कारण ऐसा वर्क निकाला है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 10 मीटर तक, फिर जाके वो फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, राइट। अच्छा, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस -50 न्यूटन का फोर्स लगता ही रहा पीछे की तरफ, राइट, पीछे की तरफ। ये हो गया आपका निगेटिव वर्क, ये ऊपर वाला पॉजिटिव वर्क, राइट, ऊपर वाला पॉजिटिव वर्क। ये बात आप ध्यान में रखना कि एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क, ये जो नीचे में निगेटिव, इसकी वजह से निगेटिव वर्क आ जाएगी। अगर आपको यहाँ से लेके ये पूरे के एरिया आप निकाल दोगे, एरिया निकाल लो आप, ये इसका रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दो और ये जो आपका जो भी शेप ऐसा बन रहा है ना, इसका एरिया निकाल लो, राइट। ये दोनों का एरिया आप ऐड कर दोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा ऊपर वाला, लेकिन इतना वर्क को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ना, तो देखो इनिशियली जो है ना एरिया निकाल लिया ऊपर वाले का ट्रेपीजम का, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगल का एरिया मतलब लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना है 100 मान लो, और विड्थ कितना है 10 आ गया, लेंथ इंटू विड्थ कर दिया। फिर जाके ट्रेपीजम है, ट्रेपीजम में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इसमें कौन कौन सा है, 100 और ये वाला, ये और ये दोनों क्या है पैरेलल साइड, इसका समेशन कर दिया, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इतना 750 आ गया जूल, है ना, इतना वर्क किया। लेकिन इसमें से कुछ वर्क निगेटिव हो रहा है, निगेटिव -50 इंटू 20, इसको क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। तो नेटवर्क उससे आ जाएंगे, ठीक है, नेटवर्क उससे आ जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, अब क्या है अपने पास, ओके,
जस्ट वेट अ सेकंड। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल की लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, जैसे कि इससे पहले अपन क्वेश्चन किए थे वो रेसिस्टिव फोर्स वाला है ना, कोई बारिश की बूंदे गिर रही है 1 किलोमीटर, तो वो वाला क्वेश्चन। तो बोलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे किसने अलग तरीके से कैलकुलेट किया है। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएंगे एम डी वी बाई डी टी, क्योंकि ये टू आगे आ गया, टू से टू कैंसिल आ गया, हो जाएंगे वी, है ना, और v का टाइम के रिस्पेक्ट में dv बाई डी टी, ये आ गया f इंटू वी, एफ इंटू वी, राइट। f को क्या लिख लिया, v को क्या लिखा है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। अब देखो यहाँ पे dk बाई डी टी है, dx बाई डी टी, ये क्या आ जाएगा, t से t नीचे वाला टर्म कट गया, dk इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, डी के इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स आ गया, राइट। अब दोनों तरफ के आई से लेकर के एफ तक इंटीग्रेट कर दिया, के यहाँ पे एक्स आई से एक्स एफ तक इंटीग्रेट कर दिया, तो के एफ माइनस के आई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गए। और एफ एक्स डी एक्स ये क्या है, ये तो वर्क ही तो है ना, ये तो वर्क ही तो वेरिएबल फोर्स का वर्क अभी जो कैलकुलेट किया था, राइट। अभी जो वेरिएबल फोर्स का वर्क कैलकुलेट किया था एफ एक्स डी एक्स, ये आ गया, यहाँ पे डब्ल्यू लिख लिया। तो क्या हो गया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, जितने सारे फोर्सेज है, राइट, चाहे कंजर्वेटिव हो ना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में भी देखेंगे, ये डब्ल्यू इक्वल टू के एफ माइनस के आई आ गया। तो वी वर्क एनर्जी थ्योरम, वी नहीं डब्ल्यू, वर्क एनर्जी थ्योरम इज यूजफुल इन वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, राइट। बहुत तरह के प्रॉब्लम में वर्क एनर्जी थ्योरम ये सा यूज करते, बहुत आसान कर देता है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ओके, फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, एफ आर इक्वल टू माइनस के वाई एक्स, राइट। यहाँ पे वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया है कि ये वाला इसको वर्क निकालना, राइट। और इनिशियली जो है ना ये क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम कर दिया। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया यहाँ पे क्या, कि भैया अगर आप बोलते हो कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज होता है डेल्टा के ई, मतलब के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो के ई फाइनल अगर आपको ढूंढना है तो क्या कर देंगे, के ई इनिशियल प्लस ये वर्क। अच्छा, वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे लिखते हो, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए जहाँ से, जैसा यहाँ 0.1 से 2.01 तक इंटीग्रेट कर दिया, सारा वैल्यू पुट कर दिया और आपने इसको इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना था, राइट। फाइनल वेलोसिटी के एफ आ गया, के एफ को हाफ एम क्या लिख दिया यहाँ पे, हाफ एम वी एफ का स्क्वायर कर दिया, राइट। यहाँ से वी एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, वी एफ की वैल्यू आ गई है, ठीक है, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है। तो पोटेंशियल, एक बात आप ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड होते हैं ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आप लाइन पढ़िए, यहाँ पे क्या, द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ब्रिंग्स टू वंस माइंड दैट brings one's mind stored energy. A stretched bow string possesses potential energy when it releases the arrow flies off at a great speed. अगर किसी भी चीज को आप ऐसा उसके पोजीशन को चेंज करते हो, राइट, या उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हो, तो जो एनर्जी आता है उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, राइट। जैसे कि मान चलो आपके पास कोई रबर बैंड है, उसको खींचते हो तो आपने खींचा तो उस टाइम क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगने की वजह से रबर बैंड का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अपने को पता है फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो उससे क्या आ गई, वर्क आ गई, राइट। अच्छा, वर्क आ गया, वो वर्क जो आपने किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो चुका है। जैसे आप उसको छोड़ते हो तो क्या लगता है, जोर का झटका धीरे से लगता है, राइट। जैसे मान चलो एक रबर बैंड है, आपने एक साइड को इसमें, अब मैं ये दांतों के तले दबा लिया और इसको इधर की ओर खींच रहे हो, तो इसको छोड़ोगे तो, जैसे खींच रहे हो तो उसमें आप पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहे हो वर्क करके, जैसे छोड़ोगे तो एकदम जोर से लगता है ना, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फिर जाकर वापस मिलता है, राइट। वही उसी तरह से जो तीर धनुष होते हैं ना, बॉ एंड एरो, उसको आप खींचते हो तो क्या करते हो, तो वर्क करके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हो, जैसे छोड़ते हो तो वो फिर आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिवर्स आपको मिलता है, जोर का झटका हाई धीरे से लगता है फिर। समझ में आ रही बात। देखो ये सब निचोड़ है, राइट, ये सब चीजें, ये सब देखो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखने का, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आता है, दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ओके।
हाँ, यहाँ पे देखिए, लेट अस रेज द बॉल अप टू हाइट एच, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgh। किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर उठा रहे तो उसमें कुछ वर्क करते हैं, राइट? वो क्या है? वो mgh है, राइट? वर्क डन कितना किया आपने उसको एच हाइट उठाने में, एम मास वाले बॉडी के mgh। दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि मैं बोला था। आपने क्या कर दिया, इसके पोजीशन को चेंज कर दिया, है ना? पोजीशन को चेंज करने में जो आपने वर्क किया वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया, राइट? यहाँ पे mgh स्टोर हो गए हैं, राइट? हाँ, the gravitational potential energy of an object as a function of the height is denoted by vh, है ना? कई बार u से भी डिनोट करते हैं, सिंपल u इक्वल टू भी लिख सकते हैं, राइट? ये क्या आ गया, vh इक्वल टू mgh। मैं इसको u से भी लिख सकता हूँ, राइट? सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, u इक्वल टू mgh, राइट? अच्छा, अब हाँ, अब अपने को इसको इस तरह से वैसा लिखते हैं कि नोटेशंस है, आप इसको ध्यान में रखना। ये जो du बाय dx, इसको अपन लिखते हैं f, माइनस ऑफ du बाय dx होता है f, राइट? मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो क्या कर देंगे, f इंटू डी एक्स कर देंगे तो du की वैल्यू आ जाएगी, राइट? वही यहाँ पे लिखा है f इक्वल टू डी वी बाई डी एच। इसको फिर जाके, है ना, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, d बाई डी एच, मतलब h के रिस्पेक्ट में ये क्या करिए कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला जो टर्म है, हाइट वाला टर्म, लेंथ वाला टर्म, वो कट जाएंगे और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो ना, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इतना है u, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, है ना? यहाँ पे क्या है h अगर मान ले x की जगह पे h मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, mg माइनस ऑफ mg, राइट? ये फोर्स आ गए। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला आपको ध्यान में रखना, f इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ये क्या आ गया, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली y में चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई। ये निगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एट सिमिलरली एफ जेड आप लिखोगे माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड, राइट? ये सारी बात है। The negative sign indicates that gravitational force is downward, right? When released, the ball comes down with an acceleration increasing a speed. Just before it hits the ground, its speed is given by the kinematic relation v square equals to 2gh, right? तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जो mgh जो स्टोर हुआ एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो mgh इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? इसको आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू रूट अंडर 2gh आ जाता है, which show that the gravitational potential energy of the object at a height h, when object is released, manifest itself as a kinetic energy of the object on reaching the ground, right? वो एनर्जी किस में आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट पढ़िए, द नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली टू द क्लास ऑफ द फोर्स where work done against the force gets stored up as a energy, right? वर्क डन क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है, राइट? तो ये हो गए आपके पोटेंशियल एनर्जी की कहानी, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ तक मैं बात किया था, ये क्लास ऑफ फोर्स के लिए वैलिड है, राइट? एक सर्टेन क्लास ऑफ फोर्स के लिए वैलिड है, राइट? आगे देखते हैं कौन सा क्लास ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, राइट? ओके, ठीक है जी। हम्म, अच्छा, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे अपन, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट किया, पहले मैं बता चुका हूँ ये वाला वैल्यू, राइट? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स इंटू इक्वल टू डी यू वी आई माइनस वी एफ की आगे वैल्यू, राइट? ठीक है, ओके। The work done by a conservative force such as the gravity depends on the initial and final position only. तो जो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिस फोर्स का जो वर्क डन जो डिपेंड करता है
वर्तन जो डिपेंड करता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो किस पाथ से आया था, कैसे घूम का है, उससे मतलब नहीं है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, राइट, वो जो डिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा फोर्स जो जिस फोर्स का वर्तन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है वैसे फोर्स को अपना बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। वही बात यहाँ पे बताने लग गया, राइट। जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स एक क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सारे फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इसका जो वर्क डन होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि किस पाथ से गया है उस पे, ठीक है। If an object of mass m is released from rest from the top of a smooth inclined plane at the height h, the speed at the bottom is root under 2gf irrespective of the angle of inclination, right? एक इंक्लिनेशन उससे आपने m मास का इंक्लिनेशन के जो टॉप हाइट है वहां से h हाइट से फेंक दिया इसको, तो बोलता है कि इसकी जो स्पीड होगी वो उसकी होगी रूट अंडर 2gf। आप कैसे भी जो है कितना भी एंगल पे ऐसा ये करो, अगर हाइट की वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, राइट, irrespective of the angle of inclination। Thus an object of the inclined plane is required kinetic energy mgh if the work done, or kinetic energy depend on the other factors such as velocity or particular path taken by the object, the force would be called नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, ऐसा बोला क्या कि अगर किसी और चीज पर डिपेंड करता है, राइट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड नहीं करता, तो वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, ना कि कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है किसके पाथ पर डिपेंड करता है, राइट। जैसे फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, राइट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड यूनिट इज जूल, सही होता है, ठीक है। एनर्जी का, वर्क का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल सबका सही यूनिट होता है, ठीक है। The change in potential energy of for a conservative force delta V is equal to the negative of the work done by the force। ये बात मैं पहले भी बताया था, राइट। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकाले आपने, है ना, जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो वर्क निकालो, उसमें अगर नेगेटिव साइन लगा दोगे तो वो क्या बन जाता है, एक पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, राइट, पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, राइट। यही बात यहाँ बोला कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ फोर्स के लिए वैलिड होता है, और वो कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं ये बोलूं, ये बोलता है कि अगर किसी सिस्टम पे अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा, राइट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वही एनर्जी फाइनल ही होती है, राइट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो होता है कंजर्वेशन, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली सम होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। आपको पता है क्लास 9 में ऐसा पढ़ते हैं, राइट, क्लास 9 में पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। यहाँ पे लिखा कि इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन Vx can be defined such that minus of delta V equals to Fx dx, right। वही यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट ऊपर में देख रहे हो ना आप, ये वाला उसी को सेम यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब देखो Fx डेल्टा x, Fx डेल्टा x, राइट। अच्छा, इसको अपन क्या बोल दिया, k के बराबर, k के बराबर, राइट। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये दो वर्क डन ये था Fx डेल्टा x, इट इज नथिंग बट अ वर्क डन। ये वर्क डन अगर है इसको यहाँ पे डेल्टा W लिख दिया, यहाँ डेल्टा W हो गया, है ना, मतलब डेल्टा W इक्वल टू k, डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा k। यहाँ डेल्टा k लिखा तो क्या आ गया अपने पास, डेल के प्लस डेल वी इक्वल टू जीरो, राइट। डेल के इक्वल टू, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के प्लस वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के प्लस वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट, ठीक है। तो के प्लस वी means k plus v the sum of kinetic and potential energy of the body is constant over the whole the path xi to xf। this means that इनिशियल जो है आपके पास ki प्लस vxi मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होते हैं, राइट। द क्वांटिटी k प्लस vf, द क्वांटिटी k प्लस vf, दिस क्वांटिटी k प्लस vf इज द मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मैं बोला था सम होता है मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। Individually, the kinetic energy and the potential energy reaction may vary from point to point, but the sum is constant।
ये इंडिविजुअली वेरी कर सकते हो, लेकिन दोनों का अगर मिला के रखोगे, जैसे कि 5 जूल है, हमेशा वो क्या रहेगा 5 जूल। कभी हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी को 2 जूल मिला और पोटेंशियल एनर्जी को 3 जूल मिला, लेकिन उसकी जो सम क्या रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली, 5 ही रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, वही है कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ओके, ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। A force Fx is conservative if it can be derived from the scalar quantity Vx by the relation given by three-dimensional general equation that are derived from the outside of the scope of the book, है ना। ये मतलब ये पूरा इसको ऐसे डिटेलिंग में करना है, ये बुक के स्कोप के बाहर है, राइट। तो इसको इसमें ज़्यादा ऐसे चाहिए ना, बस आपको ऐसा ध्यान में रखना है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वो नेगेटिव ऑफ टेन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट, राइट, इनिशियल और फाइनल को डिपेंड करता है। तो W इक्वल्स टू के एक्स माइनस के आई हो जाएगा, वी एक्स आई माइनस वी एक्स एफ हो जाएगा, राइट। द थर्ड डेफिनेशन स्टेट्स दैट वर्क डन बाय द फोर्स इन क्लोज पाथ इज जीरो। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ये वाला फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, होता है किसी अगर कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क डन क्या हो जाता है, इन क्लोज पाथ जीरो हो जाता है, राइट। अगर आप कोई यहाँ पे मान चलो कोई स्क्वायर पाथ में वर्क डन निकाले, यहाँ से ये वाले पॉइंट से चले, घूमते 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 यहाँ पर आ गए, तो क्या हो जाएगा, नेट वर्क W टोटल क्या हो जाने वाला है, जीरो। W टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन बाय नेट फोर्स जीरो होता है क्लोज पाथ में, कौन सा फोर्स का वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, ये बात ध्यान रखना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क कर रहा है तो कुछ वर्क डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कुछ वर्क डिसिपेट नहीं होगा, इसलिए नेट जो एनर्जी क्या रहने वाली, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा एग्जांपल लेके ऐसा बताया कि भाई एक बॉल है, कोई पार्टिकल है, यहाँ लिखा कंजर्वेटिव बॉल, हाँ बॉल है, एम मास का बॉल है, यहाँ से उसको ड्रॉप कर दिया, तो बीच में इसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई होगी, राइट, इंक्रीज हो गई होगी। यहाँ वेलोसिटी जीरो है, इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी आया होगा, फिर जो जब इस ग्राउंड पे टच करने वाला वाला होगा उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही होगी, और उस टाइम इसकी जो है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुका होगा, तो जीरो हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा, क्योंकि हाइट क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला है उस टाइम पे। तो यही यहीं पर लिखा है कि जब वो हाइट एच पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एमजीएच था। जब बीच में आया तो कुछ हाइट स्मॉल एच हुआ और कुछ वेलोसिटी भी आया, दोनों का सम मिला के क्या हो गया, ई एच, राइट। फिर जब ई क्या हो गया, जब ग्राउंड पे गिरने वाला होगा उस टाइम हाफ एम वी एफ स्क्वायर, ये बोलता है सब जो है बराबर है, राइट। ई एच इक्वल्स टू ई ओ इनिशियल जो है ना, जो ग्राउंड पे गिरने वाला है वो फाइनल वाला, और ई एच क्या है, एच हाइट, ये सब बराबर, इसको आप इक्वेट करोगे तो वही जो एच हाइट पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था ग्राउंड पर गिरते गिरते किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा, और कितना वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, 2 जी एच बराबर के बराबर, राइट। ये और ये इसको इक्वल एम जी एच इक्वल टू हाफ एम जी एच, ठीक है। फर्दर अगर बीच में कोई स्पीड चाहिए, कितने स्पीड से जा रहा है, तो ये वाला इक्वेट करो, ई एच इक्वल टू ई एच, ई एच इक्वल टू ई एच, तो बीच में किसी पॉइंट पे आपको स्पीड मिल जाएगी, किस स्पीड से वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। एट ए हाइट h द एनर्जी प्योरली पोटेंशियल, जब हाइट h पे था तो उसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं था, तो उसके पास जो भी एनर्जी था सब पोटेंशियल के सब पोटेंशियल एनर्जी थे, जैसे जैसे नीचे गिरते गया तो उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ते गई, और जो लोएस्ट वाले पॉइंट पे था वहां पे उसके पास फुल्ली काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि उस टाइम तक हाइट क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। ये वर्टिकल सर्कल में जो है इसका रोटेशन हो रहा है, कोई पार्टिकल है यहाँ पे एल लेंथ के कोई स्ट्रिंग में इसको जब बांध दिया गया, राइट। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट अपने को मार्क करना पड़ता है, तभी तो रेफरेंस पॉइंट से आप हाइट देखोगे, राइट। कितना हाइट ऊपर, जितना हाइट ऊपर है उस हिसाब से एनर्जी एमजीएच अपन करते हैं, राइट। तो एक रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के मान से देखिए लोअर मोस्ट पॉइंट आपने बना दिया, राइट। इस वाले पॉइंट पर अगर ये जीरो वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पे इसके पास सिर्फ कौन सा एनर्जी होगा, इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होने वाली, क्योंकि अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हाइट क्या है बॉब की, जीरो है, हाइट जीरो है, तो एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो बॉब इज दस एसोसिएटेड विद ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, द टोटल मैग्नेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ द magnetic total mechanical energy E of the system is conserved. We take the potential energy of the system to be zero at the lowest point A, thus at A। अच्छा ए वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ए वाले पॉइंट पे सिर्फ ए वाला पॉइंट लोएस्ट वाला पॉइंट है,
ये वाले पॉइंट पे सिर्फ आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ से आप लिख सकते हो वो वाला इक्वेशन, कौन सा वाला इक्वेशन है, ऊपर की ओर इसमें टेंशन लग रहा होगा, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा टी, ऊपर वो टेंशन की, नीचे में क्या लग रहा है एम जी, नीचे में एम जी लग रहा है। इसको ऐसे लिखा टी माइनस एम जी इक्वल टू टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, एम वी स्क्वायर बाय एल, यही यहाँ पे लिखा एम वी स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर बाय एल। तो ये टी ए माइनस एम वी स्क्वायर बाय एल यहाँ पे लिखा गया, टी ए इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ बोला क्या सर, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। स्ट्रिंग में अगर टेंशन जीरो हो जाएगा फिर यहाँ पर अगर आप वही लिखते हैं कौन सा न्यूटन सेकंड लॉ वाला इक्वेशन, तो पी ए नीचे है, पी ए नीचे है, राइट। अच्छा, और एम जी भी नीचे है, एम जी भी नीचे, प्लस क्या हो जाएगा एम वी सी स्क्वायर बाय एल, एम वी सी स्क्वायर बाय एम वी सी स्क्वायर बाय। इस वाले पॉइंट पे पी सी वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टेंशन जीरो, तो यहाँ से वी सी की वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर जी है, रूट अंडर जी है। आप यहाँ देखोगे तो ये जो सॉल्व किया रूट अंडर जी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड है, रूट अंडर जी है। अच्छा, लोअर मोस्ट पॉइंट पे अगर आप फिर जाके इसमें पुट कर दो ये वाले इक्वेशन में, हाफ एम वी सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एम जी एल, हाफ एम वी सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एम जी एल। तो यहाँ से आपको क्या टर्म बन जाएंगे, ये वाला यहाँ पुट करेंगे, इस वाले पॉइंट पे जो नेट एनर्जी आएगी, सी वाले पॉइंट पे कितनी आ जाएगी एनर्जी, 5 mgl, 5 mgl। अपने को पता है कि नेट एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट, नेट एनर्जी मैग्नेटिकल एनर्जी तो कांस्टेंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी है वही एनर्जी को किसके बराबर कर दो, अपर जो टॉप पे एनर्जी है, टॉप पे एनर्जी क्या होगी भाई 5 mgl, 5 mgl को किसके बराबर कर दिया, नीचे जो हाफ एम वी नॉट है उससे इक्वेट किया तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर 5 ये बात आपको ध्यान रखना है। किसी भी पार्टिकल को अगर स्ट्रिंग यहाँ पर बंधा हुआ तो यहाँ से आपको टॉप मोस्ट इसको कंप्लीट सर्कल में घुमाना है, तो आपको कितने स्पीड से यहाँ खींचना चाहिए, मिनिमम मिनिमम आपको रूट अंडर 5 स्पीड से खींचना पड़ेगा, तब जाके वो जो है ना पूरा सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इतना स्पीड से कम से कम आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, और टॉप मोस्ट पॉइंट इसके कितनी होती है, रूट अंडर जी है। ठीक है, रूट अंडर जी है, ओके जी। अच्छा, फिर मान चलो कि वी वाले पॉइंट पे इसे पहुंचाना है, सिमिलरली वी वाले पॉइंट पे पहुंचाना है, कौन सा, ये बी वाला जो पॉइंट है ए से बी तक ले जाना है, तो यहाँ पे एनर्जी बी पे एनर्जी और ए पे एनर्जी बराबर कर दो, बी पे एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ से एम जी, है ना, इस वाले पॉइंट पे एनर्जी कितना हाइट ऊपर जाएगा एम जी, एल ही तो ऊपर ऊपर जाएंगे हाइट, राइट। और यहाँ की जो एनर्जी है हाफ एम जी नॉट स्क्वायर उसको बराबर कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वेलोसिटी से यहाँ से मिनिमम गिरना चाहिए ताकि वो बी पे पहुंच जाए, तो आपको पता चलेगा रूट अंडर 3 जी वेलोसिटी देनी चाहिए आपको ए वाले पॉइंट पे, तब जाके वो कहाँ पहुंच जाएगा, बी वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा, है वी वी प्लस रूट अंडर 3 जी, इसका रेशियो निकाला काइनेटिक एनर्जी के बी और सी वाले पॉइंट पे 3/1। ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, एट पॉइंट सी द स्ट्रिंग बिकम्स फ्लैट and the velocity of bob is horizontal, and to the left it is connecting to the thing cut at the inside the bob will abuse the projectile motion। ऐसा बोलता है कि यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि बोलता है कि अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग ये पहुंचा है, मतलब जैसा आपने वेलोसिटी दिया रूट अंडर 5 से कम है, यहाँ पे इसका मतलब बी और सी के बीच में होगा, बी और सी के बीच में होगा, और बोलता है यहाँ पे स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए तो वो कौन सा मोशन करना स्टार्ट कर देगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे की ओर आगे भाग जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा, राइट। मान लीजिए यहाँ पे आपने कट कर दिया, है ना, यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग आया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोजेक्टाइल करता हुआ इधर की ओर गिर जाएगा, प्रोजेक्टाइल कर, ये पूरा इस वाले सर्कल में कंप्लीट करके मिल जाएगा वो आगे। ठीक है, ये बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी देखिए, स्प्रिंग में क्या है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं या फिर elongate करते हैं, उसका लेंथ क्या होता है स्प्रिंग का, चेंज होता है, चेंज होता है, तो इसका मतलब स्प्रिंग के लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपने क्या किया, वर्क किया, भाई वो वर्क भी तो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, राइट। अपने को पता है कि किसी का पोजीशन अगर पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, स्प्रिंग के साथ वही हो रहा है, स्प्रिंग के साथ भी हो रहा है वही, राइट।
है ना। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स विच इज कंजर्वेटिव, राइट, कंजर्वेटिव यहाँ पर पढ़ेंगे। द स्प्रिंग इज लाइट एंड मे बी ट्रीटेड एज मासलेस, स्प्रिंग को कोई मास नहीं मानेंगे, राइट। इन एन आइडियल स्प्रिंग द स्प्रिंग फोर्स एफ एस एफ एक्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स एंड x is displacement of the block from the equilibrium position. The displacement could be either positive or negative, ठीक है। The force law of the spring is called the Hooke's law, right? इसको Hooke's law के नाम से जानते हैं मैथमेटिकली। F as a spring force value minus of k into x होता है। k एक spring constant है, right? इसका यूनिट वगैरह न्यूटन पर मीटर होता है। स्प्रिंग इज सेड टू बी स्टिक विद द k इज लार्ज। अगर स्प्रिंग स्टीफर है तो उसका मतलब k का वैल्यू जो स्प्रिंग कांस्टेंट वो काफी ज्यादा होती है। जैसे कि कोई रेलवे वगैरह का आपने स्प्रिंग देखे जो रेलवे कांस्टेंट यूज करते हो तो आप कंप्रेस नहीं कर पाओ। क्यों नहीं कंप्रेस कर पाते? क्योंकि उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू काफी ज्यादा होती है, राइट। अब आपको वर्क निकालना, वर्क निकाल लो। वर्क कितना आ गया? ये वाला एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स वैल्यू माइनस के एक्स है डी एक्स। आपको इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। मान चलो इनिशियली कोई कंप्रेशन या इलॉन्गेशन नहीं है तो मतलब जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। उसको कंप्रेस या इलॉन्गेट किया तो एक्सएम तक गया, ठीक है। यहाँ तक अपने क्या कर दिया, ये क्या गया? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। Now, this expression may also obtained by considering the area under the triangle. And ये एरिया अंडर द ट्रायंगल से भी आप सेम चीजें का कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये आपके पास ये जो एरिया बना, एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, ये आ गया अपने पास वर्क। ये यहाँ पे ये सजा के ऐसा बताया कि एफ एस यहाँ पे लग रहा है और ये इसको आप क्या कर रहे हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स इक्वल टू 0 से आप इधर की ओर इसको खींच रहे हो, इधर की ओर खींच रहे हो तो एफ एस इक्वल टू ये वाला आ गया, इधर की ओर खींच रहे या फिर इसको कंप्रेस कर रहे हैं या उसी तरह का क्या बना है, ग्राफ बना दिया। इसका जो एरिया निकालो, जो ट्रायंगल के एरिया माइनस ऑफ हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना आ जाएगा एक्स एम और हाइट कितना हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम चीज आने वाला है, राइट। या तो आप इंटीग्रेट करके निकालोगे या फिर ये एरिया अंडर कर्व निकालो, राइट। एरिया अंडर एफ एक्स मतलब एफ एस कर्व आपको वर्क तो देता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये चीजें आ गई अपने पास। If the block is moved from initial position xi to the final position xf, work done by the spring force, है ना। अगर इनिशियल xi है और फाइनली xf जा रहा है तो क्या आ जाएगा कि xi स्क्वायर माइनस के xf स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा अपने पास वर्क डन, ठीक है। Thus the work done of the spring force depends only on the ends point, right। तो ये क्या आ गया अपने पास के xi स्क्वायर माइनस के xf स्क्वायर। अगर मान चलिए कि इलोंगेशन इसका सेम है, मतलब इनिशियल जितना इलोंगेट किया फिर जाकर उसी वाले पोजीशन पे ले आए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। वही बात यहाँ पे द ब्लॉक इज पुल्ड एक्सआई एंड अलाउड टू रिटर्न एक्सआई। तो एक्सआई पुल किया और एक्सआई क्या हो गया, उसको रिलीज कर दिया तो उससे नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो गया आपके? सेम हो गए। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम होगा तो वर्क जीरो, है ना। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। The work done by the spring force in a cyclic process is zero। क्यों होगा cyclic process में zero वर्क डन बाय spring force? क्योंकि spring force एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इन अ क्लोज साइकिल होता है जीरो, ठीक है जी। We explicitly demonstrate that a spring force position dependent only first stated by Hooke's law. Thus the work which only depends on the initial and final position, जैसा मैं बोला, spring force is a conservative force. Potential energy of the spring force is to be zero when the block and the spring and the block and the spring, क्या लिखा है यहाँ पे, जीरो when the block and the spring system is in the equilibrium position, राइट। इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, कोई इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना, कोई एक्सपेंशन वगैरह या इलॉन्गेशन नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा, राइट। अपने पता है आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना, क्या करते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है अपने पास? ये वाला है, राइट। इसमें आप नेगेटिव साइन लगा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाने वाला है, राइट। ये वाला आ जाने वाला पोटेंशियल एनर्जी ux या फिर vx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। If the block of mass m is extended to xm and released from the rest, then its total mechanical energy at any instant point x minus xm to xm is given by, right। मतलब एक्सटेंशन xm था वहां से रिलीज कर दिया तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, कुछ काइनेटिक एनर्जी था नहीं, इसलिए हाफ xm स्क्वायर। जिसे रिलीज किया उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। आप लोग पता है नेट एनर्जी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। The speed and the kinetic energy will be maximum at the equilibrium position।
इक्विलिब्रियम पोजीशन जब क्रॉस कर रहे हैं तो उस टाइम जो है नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होने की वजह से उस टाइम जो है वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है, और वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से उस टाइम जो है आपके पास मैक्सिमम स्पीड भी रहती है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ये वाला ऐसा ग्राफ यहाँ बताया, राइट। जो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसा कि मैं बोला था, वहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो ये वाला कौन सा ग्राफ है जो ऊपर की ओर उठता है, वो काइनेटिक एनर्जी का। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। और नेट एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट। देखो ये E इक्वल टू के प्लस V, हमेशा ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो नेट एनर्जी हमेशा कांस्टेंट। ये वाला क्वेश्चन हाफ एम वी स्क्वायर सिंपल से ऐसा करके आपको देखने का, राइट। कुछ 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, मास कुछ दिया गया है, तो हाफ एम वी स्क्वायर कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाने वाला। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या कर देंगे, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, के इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए जी। इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पे मार्क करके मैं रखा हूँ। नॉट ऑल फोर्स आर कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन फोर्स, जैसे फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को यहाँ भी बोला। द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी आर्बिट्रेरी, इट इज अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। ठीक है, फॉर द स्प्रिंग फोर्स वी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। अगर मैं बोला था पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए एक आप आर्बिट्रेरी पॉइंट मानते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हो। स्प्रिंग के केस में जो वो पोजीशन होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, जहाँ पे स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कुछ नहीं होता है, एक्स इक्वल टू जीरो इलॉन्गेशन, मतलब कुछ एक्सटेंशन स्प्रिंग को ना खींचे हो ना उसको कंप्रेस किया हो, तो वहाँ उस पॉइंट पे क्या मानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो। क्योंकि के इक्वल टू क्या होता है, हाफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू एक्स, या फिर इसी भी यहाँ बुक में वी एक्स लिखा, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। उसी तरह से फॉर द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी वी टू वी इक्वल टू जीरो और द अर्थ सरफेस, जैसे कि यहाँ से अर्थ सरफेस पे क्या माने हो आप, यू इक्वल टू जीरो माने, तभी तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे एच हाइट ऊपर गए, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया इसमें, राइट। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफरेंस डिफाइन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बनाने के लिए किसी एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी मानना पड़ता है, राइट, वो आर्बिट्ररी पॉइंट होता है। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया। चलिए, ये वाला एग्जांपल आप सॉल्व करके देखना। ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऐसा दिया गया है, कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इसको कैलकुलेट कर लिया। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द ऑल फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियली फाइनली जो फ्रिक्शन है तो रुकने वाला है, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर से जा रहा था, आपके पास कौन सा एनर्जी था, हाफ की एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की एनर्जी थी, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जो वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी, दोनों क्या कर दिया आपने, बराबर कर दिया। बराबर कर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से, राइट, ये बराबर कर दिया था आपको। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू एक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला, राइट। ठीक है, बस ये सिंपल से इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। आगे चलिए, अब ये पावर की बात कर लेते हैं। पावर, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर। पावर सिंपली इसको डिफाइन करते हैं, एवरेज पावर ऑफ द फोर्स, द रेशियो ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क डिवाइड बाय टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज पावर बोलते हैं, ये होगी डब्ल्यू बाई टी। इंस्टेंटेनियस पावर अगर कैलकुलेट करना क्या करें, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए डी डब्ल्यू बाई डी टी करें। डी डब्ल्यू बाई डी टी मतलब छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के अगर पावर कैलकुलेट करना है तो dt। इसको अगर आप डी डब्ल्यू को एफ इंटू डी आर भी लिख सकते हैं, और डी आर डिवाइड डी टी क्या हो जाएगा, वी। ये क्या हो जाएगा, पावर का एक और आपके पास फॉर्मूला आ गया, एफ इंटू वी। ये भी ध्यान में रखना, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, पावर लाइक वर्क एंड एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स डायमेंशन इज दिस मच, एंड ऐसा यूनिट इसका वाट होता है, या फिर इसको जूल पर सेकंड बोलते हैं, राइट, जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। अच्छा, 1 एचपी इक्वल्स टू होता है 746 वाट। इनिशियली जो ये सब ओल्डर यूनिट है, मतलब वाट में जो हॉर्स पावर के फॉर्म में इसको जो है ना पावर को मेजर किया जाता है, तो 1 एचपी इक्वल्स टू होता है 746 वाट। अभी भी इसको यूज किया जाता है, राइट। अच्छा, 1 किलो वाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। अपने घर में जो बिजली आता है ना, आपने बोलते हैं कितना यूनिट आपने इस मंथ यूज किया, ये क्या है, एक यूनिट की इतनी एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक है, चलिए, है ना, यहाँ पर पावर कैलकुलेट करना भी दिया गया है, राइट। पी इक्वल टू एफ इंटू वी कर दो, एफ टोटल फोर्स निकाल लिया, एम जी प्लस एफ एफ से, राइट। ये दोनों को क्या कर दिया,
V से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। अब यहीं पे कोलिजन वाला टर्म, कोलिजन मतलब क्या, दो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो टकरा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कोलाइड करते हैं, राइट, कोलाइड करते हैं, तो वही यहाँ पे कोलिजन के बारे में डिस्कशन कर रहा है, राइट। अच्छा यहाँ पे क्या है कि एक मास है जो इनिशियल वेलोसिटी वी एल आई से आ रहा है, राइट, और ये m2 क्या है, रेस्ट में पड़ा हुआ, राइट। जैसे यहाँ पे कोलाइड किया तो ये जो है m1 वाला मास थीटा 1 एंगल बना के इधर की ओर चला गया और m2 वाला मास थीटा 2 एंगल बना के इधर की ओर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द पार्टिकल m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी वी एल आई, सबसे एल आई इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा रेस्ट में नो लॉस, लॉस जनरली इन्वॉल्व इन द मेकिंग सिलेक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। हम्म, हाँ, इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे है अभी अपने पास, इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इन ऑल कोलिजन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दुनिया में किसी तरह का कोलिजन हो रहा है, राइट, तो मोमेंटम हमेशा 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 एंड हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बात आप नोट डाउन करके रखो, राइट। ये एमसीक्यू पूछ देता है, राइट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो मोमेंटम हमेशा ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर एग्जांपल देके बताया, डेल्टा टी वन इक्वल टू F12 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी टू इक्वल टू F21 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि अगर ये कोलिजन कर रहे हैं तो उस टाइम जो है ना बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। ये बॉडी मान लो दो कोलाइड किया, इसने इस पे फोर्स लगाया होगा F12, तो इसने भी इधर की ओर फोर्स लगाया होगा F21, राइट। ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, मैग्नीट्यूड बाय एंड इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, राइट। अब ये दोनों को सम करोगे जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा है डेल्टा T1 इक्वल टू डेल्टा P2, है ना, ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल। The above conclusion is true even though the force is vary in complex fashion during the collision. Force किसी भी तरीके से vary कर रहा है तो हमेशा मोमेंटम क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, है ना। Since the third law is true in every instance, the total impulse of the first object is equal to the equal and opposite to that of the second, ठीक है। On the other hand, the total kinetic energy of the system may not be necessarily conserved. मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, ये कुछ कह नहीं सकते, राइट। वो डिपेंड करता है कोलिजन किस तरह का है। कोलिजन अगर इलास्टिक, प्योरली इलास्टिक कोलिजन, उस टाइम जो है ना मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी, राइट। हर एक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहता, राइट। यही बात यहाँ पे बोलने लगी है, राइट। पार्ट ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, हो सकता है कोलिजन के टाइम the initial kinetic energy equal to the final kinetic energy, but the kinetic energy during the collision delta T is not constant. Uh, such a collision is called elastic collision. तो बोलता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर जब यदि बराबर हो, है ना, तो अपन उस वाले कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, देखो यहाँ वाला पॉइंट देखा, अ कोलिजन इन व्हिच द टू पार्टिकल्स मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन इज कॉल्ड कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगर कोलिजन के बाद दोनों बॉडी साथ साथ चिपक के चलना स्टार्ट कर दिया, राइट, चिपक के चलना स्टार्ट कर दिया, ऐसे कोलिजन को कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, राइट। अगर कंप्लीटली चिपक के नहीं चल रहा तो बीच वाला कोई सिनेरियो है तो उसको अपना क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। अच्छा, कंसीडर द फर्स्ट कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का पहले एग्जांपल लेना। अच्छा, यहाँ थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू 0 दे दिया, इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल सेम लाइन में जा रहा है, राइट। पार्टिकल यहाँ पे ये सेम लाइन में, थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो गया, 0 आफ्टर द कोलिजन, इसका मतलब इसका लाइन ऑफ कोलिजन क्या है, ये सेम है, इसी डायरेक्शन में इसकी ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियली अगर ये वो रेस्ट सेकंड वाला रेस्ट में है और जब चिपक के चलना स्टार्ट हो गया तो m1 ये v1 आई इनिशियल वेलोसिटी m1 प्लस m2 साथ हो गए इक्वल टू v, तो मोमेंटम हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम क्या होता है इक्वल टू m into v, m into v। जब साथ में चलना स्टार्ट कर दिया v वेलोसिटी से तो मोमेंटम क्या कर दिया आपने यहाँ पे कंजर्व कर दिया, चलो मोमेंटम हो गया कंजर्व, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इसमें लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस क्यों होगा, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एल आई स्क्वायर, फाइनल क्या होता है हाफ m1 प्लस m2 vf स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने पास एक जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा, हाफ m1 m2 डिवाइड बाय
m1 प्लस m2 इंटू वी एल आई स्क्वायर, ये आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बीच में, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं, इलास्टिक कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 वी एल आई वन, अब ये अलग अलग चल रहा है, राइट, दोनों बॉडी चिपक के नहीं चल रहा है। तो पहले जो बॉडी का है ना, आफ्टर कोलिजन लेट से v1 f हो जाएगा वेलोसिटी, इसकी v2 f हो जाएगी, ये आपके क्या आ गया, मोमेंटम कंजर्वेशन। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कंजर्वेशन से ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, है ना, ये वाले दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अपने को पता चला कि ये वाला इक्वेशन फाइनल जो है ना v1f और v2f आ गया। फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इतनी आई, सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इतना आया, राइट, ये दोनों वेलोसिटी आ गई। अब इसमें दो केस लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला जो केस है, इफ टू मासेज आर इक्वल, दो कोलाइड करने वाला बॉडी उसका मास अगर बराबर होगा, तो आफ्टर द कोलिजन मान चलो पहला बॉडी ये इसको धक्का मारा, ये चलता हुआ है, इसको धक्का मारा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो भी थी वेलोसिटी, है ना, दोनों का मास बराबर है, ये कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, राइट, लेकिन ये रेस में पड़ा हुआ है, इसको जैसे ही धक्का मारेगा, ये जितने वेलोसिटी से धक्का मारा उतने वेलोसिटी से ये आगे बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, रेस में हो जाएंगे। वही बात है यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड द पुशेज ऑफ द सेकंड मास विद द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑन द कोलिजन, राइट, दूसरा क्या हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, वही यहाँ पे देखो v v2f क्या हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, अच्छा नहीं ये वाला है v2f, मतलब दूसरी बॉडी की वेलोसिटी जो पहले का जो इनिशियल वेलोसिटी उसके बराबर ही आ गया। अब ये दूसरा केस यहाँ पे देखो, वो इफ वन मास इज डोमिनेट, है ना, जिस पे कोलाइड कर रहा है वो बहुत बड़ी मास है, वॉल से कोई 2 kg का कोई बॉल टकरा रहा है, तो क्या वॉल को किसी पुश कर देगा, वो नहीं करेगा ना, उसको कुछ धक्का नहीं मारेगा, उसका मतलब नियरली वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और वो क्या करेगा, जो धक्का मारने वाला है 5 ग्राम का जो बॉल है, सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ वी 1f, जो क्या हो जाएगा वी एल आई, मतलब निगेटिव ऑफ वी एल आई, दूसरे वाले जो फर्स्ट वाले पार्टिकल पे जो टकरा रहा है उसी का वेलोसिटी जो फाइनल होगा माइनस ऑफ वी एल आई, जिस वेलोसिटी से टकरा रहा है उसका निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा, राइट, वही यहाँ पे लिखा है, द हैवियर मास इज अनडिस्टर्ब्ड व्हाइल द लाइटर मास रिवर्ट्स इट्स वेलोसिटी, उल्टी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में से भाग जाएगा, ठीक है जी। चलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन वही लिखा है, राइट, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा है, फिर जाके फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखा है, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस कितना हो जाएगा, अच्छा फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस, तो इसमें क्या कर दिए, तो मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे दिया था आपके पास, ये लॉस आ गया, ठीक है, ठीक है। If the initial velocity and final velocity both the bodies are along the same straight line, then it is called one dimensional collision, है ना, और head on collision। अच्छा head on collision क्या होता है कि फर्स्ट बॉडी और दूसरी बॉडी सेम लाइन पे से जा रहा है और कोलाइड करेगा, तो जो भी कोलिजन होगा उसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, हेड टू हेड क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है वही ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन मतलब साइड से क्या कर दिया उसको, मतलब ये सेम लाइन में नहीं कोलाइड कर रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये थोड़ा साइड से इसको टक्कर मार रहा है, तो क्या बोलेंगे अपना ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे, तो यही है कोलिजन इन टू डायमेंशन, यहाँ लिखा है कोलिजन इन टू डायमेंशन। Consider the plane determined by the final velocity m1 and m2 to the xy plane अपन लिया, right, initial velocity v1 m1 v1, अच्छा ये टकराने के बाद ये कुछ एंगल पे चले गए, राइट, ड्रॉ करके बताऊं, देखिएगा ये है और ये कुछ ये v1 वेलोसिटी जा रहा है, टकराने के बाद ये कुछ इधर वेलोसिटी चला गया और ये कुछ इधर वेलोसिटी चला गया, यहाँ पे ये थीटा वन एंगल पे बना के चला गया और ये थीटा टू एंगल बना के चला गया, ये v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से, जब यही इक्वेशन लिखा है, ये इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, ये वेलोसिटी इसका जीरो है, m1 v1 f cos थीटा वन, इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर आएंगे, m1 v1 cos थीटा वन, एक कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा m1, ये क्या आ जाएगा v1 sin थीटा वन, v1 sin थीटा वन, इधर के एक कंपोनेंट आ जाएंगे v2 cos थीटा टू, मोमेंटम नहीं लिखते पहले वेलोसिटी कंपोनेंट में, इधर की ओर क्या जाने वाला v2 sin थीटा टू, आप x डायरेक्शन मोमेंटम कंसिडर कर दिए क्या, m1 v1 cos थीटा वन, यानी ये m1 है, ये m2, ये दोनों इधर की ओर जा रहे हैं, दोनों मोमेंटम क्या हो गया, सम हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में m1 v1 था, सिमिलरली y डायरेक्शन में मोमेंटम को, तो इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम y डायरेक्शन में भी जीरो होना चाहिए, क्या कर दिया m1 v1
एफ साइन थीटा 1 एंड 2 इंटू एफ साइन थीटा 2, राइट? दोनों मोमेंटम लिख लिए, तो दो इक्वेशन यहाँ से आपके फॉर्म हो गई। दूसरा एनर्जी, है ना? एनर्जी को क्या कर दिया, इलास्टिक कोलिजन यहाँ कंसीडर किया, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दिया ये दोनों को। अच्छा, ये तो इसमें देखिए चार चार अननोन है, इसमें देखो फोर अननोन इसमें लिखा गया, इसलिए एक थीटा तो आपको दिया हुआ रहना चाहिए, थीटा 1 और थीटा 2 में कोई एक थीटा दिया रहेगा तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर ले जाओगे, राइट? ये कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है जी, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन उसी पे है ना, अटेम्प्ट लेना, ठीक, उसी पे मोमेंटम कंजर्वेशन पे है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन आसानी से तो आपके पास एंगल आ जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू 53 डिग्री आ जाने वाला, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, दिस रिजल्ट टू मास अंडरगोज बैलेंसिंग इलास्टिक कोलिजन विद द वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कोलिजन दे विल मूव एट राइट एंगल टू। ग्लेंसिंग कोलिजन मतलब जो प्लेन जो कोलिजन होता है उसको ग्लेंसिंग कोलिजन बोलते हैं, राइट? वो यहाँ पे लिखा गया है। व्हेन टू एक्सटर्नल two equal masses undergo balancing elastic collision with one of at rest. After the collision, they will move at right angle to each other. है ना? After collision किस पे मूव करेगा? राइट एंगल टू each other, राइट? एक दूसरे से राइट एंगल बना के मूव करेगा। ये जो इम्पोर्टेंट समरी है ये तो आपको ध्यान में है। ये क्या है? ये सार है ना, पूरे चैप्टर का ये सार है। ये आपको भैया इसे ध्यान में रखना है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, राइट? ये सब बातें कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में फिर जाकर के बोला है, ये सब कंक्लूजन है, मतलब रस है ये, राइट? ये इसको आपको बोल के जाना, ठीक है? अच्छा, फिर जाके ये पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन किया था इक्वल टू माइनस ऑफ du बाय dx, यहाँ पर मैं लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा du बाय dx सेम ही, राइट? यहाँ पे माइनस ऑफ du बाय dx लिख दिया, राइट? ठीक, फिर इसी को इधर लेके इंटीग्रेट कर दिया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है? फिर ये वाला प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है? फिर जाकर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ये हाफ की एक्स स्क्वायर, ये डॉट प्रोडक्ट सिंगल के साथ, है ना? वन होता है, डिसिंगल के साथ जीरो होता है। चलिए, ओके, पॉइंट्स टू पॉइंटर भी एक बार पढ़ लेने का, ठीक है? पॉइंट्स टू पॉइंटर भी एक बार पढ़ लेने का। अब क्या आगे, ये एक्सरसाइज आ गया, ठीक है? एक्सरसाइज आप सॉल्व करके आपको देखना है, ठीक है? तो ये था ओवरऑल डिस्कशन, जो न्यू एनसीईआरटी है, नया एनसीईआरटी जो उसका जो है वर्क में जो लगता है, मैं एक लाइन बाय लाइन जो है जहाँ तक जहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब जो है ना एम्फेसाइज किया, जहाँ पे चीजें आपको जो है याद रखनी थी, राइट? वो सारी चीज को मैंने वन बाय वन डिस्कशन कर दिया, राइट? अ, अब इसके बाद एक 12th का अपन टॉपिक उठाएंगे, उसको अपन डिस्कशन करेंगे, फिर जाके 11th का एक उठाएंगे, राइट? इस तरह से एनसीईआरटी को पूरी को खत्म करना है, ठीक है? होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन अपने और आपके लिए इसी तरह के वीडियो मैं बनाता रहूँ, ठीक है ना? और देखिए डेफिनेटली बहुत सारे ये कंटेंट है यूट्यूब पे, ठीक है? लेकिन एक कोशिश है, मुझे मजा आता है, ठीक है? अगर एक भी आदमी देख रहा है, राइट, एक ही अगर मतलब जो फॉलो कर रहा है तो मजा आता है चीज़ों को करने में, ठीक है? अगर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ता है तो और थोड़ा और मोटिवेशन आपको होता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए किसी और नेक्स्ट मजेदार सा टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।